नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी यूपी मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, योगी सरकार की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे की। देखेंगे महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनडीए में फूट को, जम्मू कश्मीर में 370 पर मचे बवाल को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे भाजपा नेता अनिल विज के प्रशासन पर लगाए आरोपों को। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनसीपी नेता शरद पवार का बड़ा बयान, बोले मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। आईपीएस अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला की लेंगे जगह। रायबरेली दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, दिशा समिति बैठक की अध्यक्षता की, शहीद चौक का भी किया उद्घाटन। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार, कर्नाटक से पुलिस ने किया काबू। दिल्ली के कई इलाकों में फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर, 400 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने योगी सरकार को एक बार फिर से जबरदस्त झटका दे दिया है। मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सभी मदरसों को संवैधानिक करार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी का मदरसा एक्ट संवैधानिक है या संवैधानिक, इसको लेकर यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया है। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक मान्यता दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यूपी में 16,513 मदरसे चलते रहेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, हाईकोर्ट का निर्णय उचित नहीं था। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद योगी सरकार की मदरसों को बंद कराने की लाख कोशिशें नाकाम रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि यूपी के मदरसे अब चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करीब 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां राजनीतिक दलों में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, तो वहीं चुनाव के बीच योगी सरकार के एक फैसले ने सबको हैरान कर दिया है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या योगी सरकार की कुर्सी खतरे में है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में डीजीपी की नियुक्ति पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। दरअसल सोमवार 4 नवंबर को योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान बैठक में ये फैसला किया गया कि अब यूपी का डीजीपी केंद्र नहीं बल्कि खुद यूपी सरकार तय करेगी। यानी अब नए नियम के मुताबिक यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा। इसमें एक पॉइंट डीजीपी के कार्यकाल को लेकर भी है, जिसमें कहा गया है कि अब डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। योगी कैबिनेट ने यूपी के नए डीजीपी के चयन को लेकर नए नियमों पर मुहर लगा दी है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए योगी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं। अखिलेश यादव ने डीजीपी के चयन में बदलाव को दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 बताया है। दरअसल सपा अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सही कह रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में बीजेपी के सीनियर नेताओं के बीच अंदरूनी खटपट है। इसी तरह जब केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच मतभेद उभरकर सामने आए, तो अखिलेश ने इसे लखनऊ दिल्ली के बीच की लड़ाई बताया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यूपी में क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। एनडीए में भारी टेंशन का दौर है। इस बीच नवाब मलिक को टिकट देने पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का एनसीपी चीफ अजित पवार पर बड़ा बयान सामने आया है, जिससे एनडीए में टूट के संकेत मिल रहे हैं। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र चुनाव के बीच बीजेपी एनसीपी के रिश्ते में खटास देखने को मिल रही है। राज्य में चुनाव से पहले नवाब मलिक को लेकर अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी एक बार फिर उलझती हुई नजर आ रही है।
दोनों के बीच अनबन के खुले संकेत भी मिल रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आपके विरोध करने के बावजूद अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अजित पवार की पार्टी ने ये सही काम नहीं किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा था, इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया। ऐसे में फडणवीस के बयान के बाद नवाब मलिक को लेकर एनडीए में फूट के साफ संकेत देखने को मिल रहे हैं। बता दें, अजित पवार की पार्टी की तरफ से नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है, जिसका बीजेपी और शिवसेना शिंदे की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। हालांकि तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया, जिससे एनडीए में तल्खियों का दौर देखने को मिल रहा है। फडणवीस के बयान से पहले पूर्व मंत्री नवाब मलिक की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो बीजेपी और शिवसेना विरोध करेगी। ऐसे में नवाब मलिक को लेकर बीजेपी और एनसीपी आमने सामने है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र में इसे लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान से सदन में खूब हंगामा हुआ। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र हंगामेदार रहा, जहां भाजपा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच टकराव हुआ। दरअसल पीडीपी के विधायक वहीदुर रहमान पारा की तरफ से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने और अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा प्रस्ताव पर विवाद शुरू हो गया। उनके उस प्रस्ताव का बीजेपी विधायकों ने विरोध किया। इस पर स्पीकर रहीम अब्दुल राथर ने कहा कि उन्होंने अभी तक ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। वहीं हंगामे के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें पता था कि इस प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है, लेकिन सच ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त को लिए गए इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर लोगों ने इस फैसले को स्वीकार किया होता तो आज परिणाम अलग होते। आगे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सदन 370 पर कैसे चर्चा करेगा, इसका फैसला कोई एक सदस्य नहीं करेगा। आज लाए गए प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। अगर इसके पीछे कोई उद्देश्य होता तो पीडीपी के विधायक पहले हमसे इस बात पर चर्चा करते। इस तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले दिन ही अनुच्छेद 370 पर जमकर बवाल देखने को मिला। हरियाणा कैबिनेट में मंत्री अनिल विज ने प्रशासन पर बड़े और बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के दिग्गज नेता और वरिष्ठ विधायक के बयान से पार्टी में खलबली मच गई है। तो विज के कौन से आरोपों से मची है खलबली, देखिए इस रिपोर्ट। हरियाणा के बहुचर्चित नेता अनिल विज का सनसनीखेज बयान सामने आया है, जिसने बीजेपी में सनसनी मचा दी है। दरअसल अनिल विज ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन ने उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जान से मारने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, विज ने हरियाणा की प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरी कोशिश के साथ विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हराने की कोशिश की गई थी। दरअसल 4 नवंबर को अंबाला में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, प्रशासन ने सारा जोर लगाया कि अनिल विज हार जाए। प्रशासन मुझे हराना चाहता था। प्रशासन ने ये किसके कहने पर किया, इसके पीछे क्या कारण था, वो जांच का विषय है। मैं कोई सीधा आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कोशिश की गई कि अनिल विज की जान चली जाए ताकि चुनाव बर्बाद हो जाए। भाजपा के कद्दावर नेता के इस बयान ने इशारों ही इशारों में भाजपा पर कई सारे सवाल दाग दिए। आपको याद होगा, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान अनिल विज और बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर तनातनी देखने को मिली थी। विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश की थी, जिसको पार्टी आलाकमान ने अनसुना कर दिया। इसके बाद विज बीजेपी से नाराज रहे। हालांकि विधानसभा चुनाव में अनिल विज ने अंबाला कैंट सीट से जीत हासिल की, लेकिन पहली बार हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए विज ने पार्टी आलाकमान को भी टेंशन में डाल दिया। योगी आदित्यनाथ के राज में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सहारनपुर में बीजेपी नेता ने कुछ लोगों के साथ मिलकर महिलाओं को घर में घुसकर पीटा। घटना का वीडियो भी सामने आया, जो बता रहा है कि भाजपा राज में महिलाओं की स्थिति क्या है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के मुख्यमंत्री प्रदेश में राम राज्य की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं, अपराध मुक्त राज्य होने की दलीलें दी जाती है। लेकिन इसी भाजपा राज में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई तस्वीरें देखने को मिलती है। ताजा मामला सहारनपुर से सामने आया है, जहां मुस्लिम महिलाओं के घर में घुसकर बीजेपी नेता ने महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाओं को कई लोग लात घूंसों से पीट रहे हैं। महिलाएं खुद को बचाने के लिए गुहार लगा रही हैं, लेकिन बीजेपी नेता और उसके साथी लगातार महिलाओं की पिटाई कर रहे हैं। ऐसे में यूपी से आई इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा राज में विशेष समुदाय के लोगों से नफरत का पैमाना किस हद तक पहुँच चुका है। दरअसल मामला फाइनेंस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक महिला ने बयास पर पैसा लिया था, लेकिन पैसा नहीं चुकाने पर भाजपा नेता ने अपने साथी दबंगों के साथ मिलकर मुस्लिम महिलाओं को उनके घर में घुसकर पीटा। इस दौरान घर में मौजूद बच्चों के साथ भी मारपीट की गई। मामले पर पीड़िता खुशबू का कहना है कि आरोपी एक भाजपा नेता है जो बीजेपी के क्षेत्रीय अनुसूचित मोर्चा का पूर्व मीडिया प्रभारी है, जिसका नाम जगवीर मोगा बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।